Hello students, today we shall start our sixth chapter, If the Well Goes Dry. First of all, I shall explain this to you in English and then this will be explained to you in Hindi, para-wise. See there on page number 39, the two paras are marked as 1. See, first and second para is marked as 1. These two paras are marked as 1. So first of all, explanation in English. So at first, introduction. This excerpt means this piece of writing is written by Al Gore or Albert Gore, who was born in 1948 and was the 45th Vice President of USA. He was one of the first politicians to grasp the seriousness of climatic change. In this excerpt, 5 major threats means dangers to our global system are mentioned. These threats are redistribution of fresh water supply, the rise of sea levels, widespread deforestation, contamination of water resources, and rapidly growing population. See there, for para number first, human beings are made up mostly of water up to water of life in second para. Yes, explanation. We human beings are made of mostly water. It is in the same percent as it is on the surface of the earth. It means it is 71%. Means in our body 71% water is present. Other elements are 23% carbon, 2.6% nitrogen, 1.4% calcium, 1.1% phosphorus, and dozen other elements in a very small amount. Overall, we are 61% oxygen and 10% hydrogen. It means H2O. It means water. In our blood, the percentage of salt is same as it is in ocean. Water has a great spiritual importance in most religions. Either it is Christianism or in Hinduism. बेटे यहाँ जो हमारे ग्लोबल वाटर सिस्टम है, इसको जो 5 खतरे हैं, ठीक है, वो खतरे यहाँ बताए गए हैं, वो थ्रेट जो है हमारे ग्लोबल सिस्टम को, वो 5 टाइप के डेंजरस थ्रेट्स बताए गए हैं एल्बर्ट गोर के द्वारा, जिनका कि जन्म 1948 में हुआ था और वो 45वें वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएसए के। ये ऐसे फर्स्ट पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी गंभीरता को इन्होंने महसूस किया। इस एक्सेप्ट में हम यहाँ 5 वो थ्रेड्स को पढ़ने वाले हैं। जो 5 थ्रेड्स हैं शॉर्ट में, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई, ये जो हमको पीने का स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी मिलता है, उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बताया गया है। सी लेवल्स में जो राइज हो रहा है, समुद्र का स्तर जो बढ़ रहा है, एक ये खतरा है। जो जिस तरीके से अंधाधुंध वृक्षों की और जंगलों की कटाई की जा रही है, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, एक ये थ्रेट है। दूसरे, वाटर रिसोर्सेज को हम किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, ये खतरा है। और लास्ट वाला जो हमारा थ्रेट है, जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे ग्लोबल वाटर सिस्टम को, ये इन सबको जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो है हमारे संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या। देश की तो है ही है, बाकी भी जो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये भी तेज़ी से जो बढ़ रही है, ये भी एक तरह का खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पानी के बारे में बताया गया है, पानी का महत्व के बारे में इन 2 पैरास में बताया गया है। तो हम इंसान जो हैं, हम इंसान भी ज़्यादातर पानी से ही बने हुए हैं। हमारे शरीर में भी 71% वाटर ही है, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में कि जो अर्थ का सरफेस है वो 71% वाटर है और बचा हुआ जो 29% है वो है लैंड।
इसमें अदर एलिमेंट्स भी हैं जिनमें कि कार्बन का प्रतिशत है 23, नाइट्रोजन है 2.6%, कैल्शियम 1.4, फॉस्फोरस 1.1 एंड और भी कई ऐसे दर्जनों एलिमेंट्स हैं जो बहुत छोटी छोटी अमाउंट में यहाँ पर हैं। इस तरह से पूरा कुल मिला के देखा जाए तो 61% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन। इसका मतलब ये पूरा कुल मिला के संयोजन किसका बन रहा है, कॉम्बिनेशन वाटर का बनता है। हमारे ब्लड में जो नमक की मात्रा है, नमक का जो परसेंटेज है वो उतना ही है जितना कि समुद्र में नमक का परसेंटेज है, उतना ही परसेंटेज नमक हमारे शरीर में भी होता है। यहाँ पर वाटर को बहुत ही स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस दिया गया है, स्पिरिचुअली इसको इम्पोर्टेंट माना गया है, सिग्निफिकेंट माना गया है। ये जो क्रिश्चियन बैप्टिज्म होता है, मतलब वो क्रिश्चियन जन्म जो होता है उसमें भी पानी को काफ़ी महत्व दिया गया है। और हमारे हिंदू धर्म में तो पानी को काफ़ी महत्ता दी ही गई है कि जैसे जब भी हम कोई पवित्र काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम वहाँ पर पानी से शुद्ध करते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ वाटर का कई धर्मों में काफ़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझ में आता है और हम किसी न किसी रूप में केमिकली और बायोलॉजिकली वाटर से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। Now see on page number 4040, para number 2, from we depend especially on fresh water up to process still further. Yes, the explanation of this in English first of all. So in these two paras, in first para of these two paras, the author says that we all depend on fresh water. We cannot survive without water. We all know that we cannot survive without water. The percentage of fresh water on earth is only 2.5, means our earth has only 2.5% fresh water, and most of that water is locked away as ice, in the form of ice, in Antarctica and in Greenland and North Polar ice caps and mountain glaciers also. Glacier means rivers of ice. Only 0.01% remains in lakes, creeks, river and rainfalls. But this percent is also sufficient for our survival, for our living or to meet our needs. But it is distributed unevenly, means unequally in the world. So we are bound to conform to the distribution of fresh water. If we try to change the climatic pattern, it would pose a threat to our civilization. But we have done it, we have already done it. As a result of industrial revolution, there is a great damage to the global water system. Our planet can be healthy only when we could maintain a complicated balance of interrelated system, all these systems. So if we change our global atmosphere, the hydro cycle is also changed. Temperature will also increase, which increase water vapor in the atmosphere, which expands the greenhouse effect. It is a greenhouse effect. What is greenhouse effect? It is a natural process that warms the earth's surface. When the sun's energy reaches the earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and rest is absorbed by greenhouse gases, means carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, etc. This energy warms the atmosphere and the surface of the earth. Now in Hindi, explanation of this second para. बेटा यहाँ ऑथर ये बोलना चाहते हैं, जो कि काफ़ी चिंतित है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, उसके सीरियसनेस को देखते हुए यहाँ वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो पूरे फ्रेश वाटर पे डिपेंड करते हैं। हम लोग समुद्र का पानी तो नहीं पी सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, सॉल्टियर वाटर तो हम पी नहीं सकते। हमको तो फ्रेश प्योर वाटर चाहिए जिसमें कोई भी न स्वाद हो न स्मेल हो।
अब यहाँ जो वो परसेंट फ्रेश वाटर का है वो कितना है, टोटल 2.5%। इतना पानी है, कितना पानी है, 71% पानी है, लेकिन उसमें सिर्फ फ्रेश वाटर की बात की जाए तो दैट इज ओनली 2.5%, जिसमें से तो बहुत सारा पानी कहाँ लॉक हो जाता है, जाके अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, नॉर्थ पोलर आइस कैप में, माउंटेन ग्लेशियर में वो पूरा लॉक हो जाता है। किस रूप में, बर्फ के रूप में। यानी ये बहुत सारा पानी तो बर्फ के रूप में ही जमा हो जाता है। 2.5% में मोस्टली वाटर तो वहाँ लॉक हो जाता है। अब जो ग्राउंड वाटर बच जाता है, जिसमें से कि हमारे लेक्स आते हैं, क्रीक्स आते हैं, क्रीक्स मतलब जलधाराएं होती हैं, CREEKS, स्ट्रीम्स, झरने, रिवर्स, नदियाँ और रेनफॉल्स, यानी जो बारिश का पानी इवेपोरेट हो के बार बार हमको बारिश में मिलता है। तो ये मात्र 2.5% में कितना बच जाता है हमारे पास, 0.01%। लेकिन अब हमको ये लगना चाहिए कि 71% वाटर में 2.5% वाटर, सिर्फ फ्रेश वाटर, उसमें भी 0.01% होता क्या है, लेकिन उतना भी पानी हमारे लिए सफिशिएंट है यदि हम उसका बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से, समझदारी से उपयोग करते हैं। तो अभी भी तो वही पानी चल रहा है जितना चल रहा है, लेकिन अब जो स्थिति हो रही है, ये जो थ्रेट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से हमको ये जो पानी की कमी हम देखते हैं हर जगह, देश के कई भागों में, वर्ल्ड के कई भागों में ये पेयजल की जो समस्या होती है, तो यहाँ वो सब ये थ्रेट की वजह से ही हो रही है। अब यहाँ ऑथर बोलते हैं कि अब हमें आगे का फ्यूचर यदि देखना है, तो आगे की फ्यूचर की बात देखी जाए तो यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ये बिल्कुल अनइवन है, अनइक्वल है। हमारे देश में भी देखेंगे, हम वर्ल्ड में भी देखेंगे, तो कहीं पानी कम बरसता है, कहीं ज़्यादा बरसता है। एक समय में कहीं जहाँ गर्मी पड़ रही होती है तो वहीं दूसरी जगह बाढ़ आ रही होती है। अभी की स्थिति में भी हम यही देख पा रहे हैं। तो यहाँ ये जो रिलेशनशिप है हमारा अर्थ के साथ, क्लाइमेटिक पैटर्न के साथ, ये जो हमारा उसमें क्या ड्रामेटिक चेंज हो गया। ये जो ड्रामेटिक चेंज हुआ है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर चुका है। किस चीज़ को, ग्लोबल वाटर सिस्टम को। रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वाटर सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे जो प्लैनेट है, मतलब जो हमारी धरती है, इसकी जो हेल्थ है, इसका जो स्वास्थ्य है, ये उसी पे मेंटेन रह सकता है जब हम ये इंटर रिलेटिंग सिस्टम्स को बैलेंस में बनाए रखें। जो आपस में हमारे जो सिस्टम हैं, जो रिलेटेड हैं, कोर रिलेटेड हैं, यदि इसमें हम लोग बैलेंस बनाए रखेंगे तभी हमारी धरती सुरक्षित रह सकती है, स्वस्थ रह सकती है। यहाँ यदि हम क्लाइमेटिक पैटर्न को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के पैटर्न को यदि जरा भी नुकसान पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा पलट के हम तक ही आएगा, हमको ही भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ये वार्मर टेम्परेचर्स होते हैं, जो तेज़ी से बढ़ता हुआ तापमान, जो हमारी ही गलती की वजह से हो रहा है, इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन, मतलब वाष्पीकरण की जो बात की जाए और प्रेसिपिटेशन की बात की जाए, फॉर्मेशन की, ये पूरे जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, उसको एक्सेलरेट करती है, उसको स्पीड अप करती है। और जो इंक्रीज वार्म बढ़ते जा रहा है, जो ये गर्मी बढ़ते जा रही है, इसकी वजह से वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है। और इसके बाद फिर उनकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाती है, यानी ये जो साइकिल है ये इम्बैलेंस होता है। Yes, now para number 3 from moreover up to others colder. See these two paras, the explanation of this. Above all, the author says polar regions are heating up faster than tropics. Why? Because of global warming, and this can change the Earth's climate pattern. As we know, oceans help in maintaining global equality. They are responsible for distribution of temperature in a set pattern. How? The ocean sends heat from the equator to the polar region in huge current, means big currents, means waves. When the warm water of the ocean from tropical region moves,
Northward means in north direction, some water gets evaporated on its way. Now, during this travel between Greenland and Iceland, you can see it on atlas, Greenland and Iceland, it hits cold winds of polar region and evaporation speeds up here and heavy salt water left there. The downward rapidly cooling water sets to the bottom at a very high speed and form a deep powerful wave which flows back to southward from northward underneath the Gulf Stream. In this process, it transfers cold from the poles back to the equator. This is the cycle. This is the process. Now the problem is what? Now the problem is that polar regions are warming up faster than the tropical regions and thus difference in temperature occurs. If the circulatory pattern changes on which we talked above, the climatic pattern will also change. As a result, some regions will get more rain while others less. Some areas will get warmer while others colder. This is the first threat to global water system. बेटा now in Hindi explanation. बेटा यहाँ पोलर रीजन्स हम जैसा जान रहे हैं कि वार्मिंग की वजह से वो तेजी से गर्म होते हैं. ट्रॉपिकल रीजन की बजाय वो तेजी से गर्म होते कौन से? पोलर रीजन. किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. और इसकी वजह से अर्थ का जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, उसका जो सेट पैटर्न है वो चेंज हो सकता है. जैसा कि हम जानते हैं ये जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े ओशंस होते हैं, ये ग्लोबल इक्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, इनको बराबर बैलेंस करने का काम करते हैं. यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर जगह के तापमान को डिस्ट्रीब्यूट करने में, हर जगह के तापमान को के डिस्ट्रीब्यूशन में. एक सेट पैटर्न में ये हर एरिया का तापमान भी सेट करते हैं. कैसे? ओशन हीट सेंड करता कहाँ से? इक्वेटर से किसकी ओर? पोलर रीजन की ओर, यानी ह्यूज करंट में, बड़े बड़े करंट्स, बड़े बड़े वाटर वेव्स में. और फिर वो जो वार्म वाटर होता है ओशन का, वो ट्रॉपिकल रीजन से कहाँ की ओर जाता है? नॉर्थवर्ड की ओर, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करते हुए वो पानी जाता है. उसमें से क्या होता है कि जो कुछ पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है अपने रास्ते में, इवेपोरेशन की प्रोसेस में. ठीक है, वो इवेपोरेट हो जाता है और इस ट्रैवल के बीच में जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में इसका ट्रैवल होता है, ये आप देख सकते हैं, ये हिट करता है किसको? वो पूरे उस साइड जा रहा है अपना नॉर्थ साइड, तो वहाँ पर वो पोलर रीजन की जो कोल्ड विंड्स, उस ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं उसको हिट करते हैं. तो यहाँ इवेपोरेशन स्पीड अप हो जाता है तेजी से. अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये हैवी सॉल्ट वाटर है, इवेपोरेट हुआ पानी, तो वो सॉल्टी वाटर नीचे रह गया, सॉल्ट नीचे रह गया हैवी, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट होने लगता है, कूल होने लगता है, तेजी से ठंडा होने लगता है. और वो तेजी से ठंडा होते हुए सेटल हो जाता है बहुत तेज स्पीड में नीचे की ओर. और जैसे ही वो नीचे की ओर जाता है तो बेटा यहाँ पर वो जो समुद्र की वेव्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं. हम लोग एक अपनी पानी की धारा छोड़ते हैं, वो बहुत छोटी होती है, वैसा नहीं, वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी. वो वेव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. आपने टाइड्स वगैरह देखा होगा, उसमें समझ में आता होगा आप लोगों को. तो वो बहुत तेज़ी से पानी की वो वेव्स नीचे जाती हैं और एक बहुत ही पावरफुल उनका करंट वहाँ बनता है जो साउथ वर्ड की ओर जाने लगती है. वो जो वेव्स होती हैं वो साउथ डायरेक्शन की ओर जाने लगती है वापस. अभी कैसा हुआ? नॉर्थ में गया, फिर अब साउथ की ओर जाने लगती है अंडरनीथ द गल्फ स्ट्रीम. इस प्रोसेस में क्या होता है कि फिर वो कोल्ड पोल से फिर वो कोल्ड कहाँ की ओर जाता है? इक्वेटर की ओर मूव करते हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि पोलर रीजन तो तेजी से वार्म हो रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन की कंपैरिजन में, तो इससे टेम्परेचर में भी डिफरेंस आने लग गया है, टेम्परेचर में अंतर आने लग गया है. यदि यही सर्कुलेटरी पैटर्न चेंज होता है जिस पर हमने अभी ऊपर बात की थी,
तो ये सर्कुलेटरी पैटर्न यदि चेंज होता है तो उससे क्या होगा कि क्लाइमेटिक पैटर्न भी चेंज होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो चेंजेस की वजह से बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे कम बारिश होगी, कहीं ज़्यादा एकदम गर्म होने लगेगा, कहीं ज़्यादा ठंडा होने लगेगा। ये एक तरह का थ्रेट है हमारे ग्लोबल वाटर सिस्टम में, पहला थ्रेट है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ फोर्थ पैरा स्टार्ट करते हैं। यस, पेज नंबर 40, पैरा नंबर 4, इफ द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट अप टू ऑन पेज नंबर 41 flooded out, to be flooded out, you can see there in your book also. See the explanation in English. Now we discuss the second threat, which rise in sea level, and due to this the loss of low-lying coastal areas, means areas which are lying near water bodies in the whole world. 1/3 of the whole population of the world lives near coastal areas, and because of this threat we cannot imagine the number of refugees. Refugees means displaced persons who will get affected by the rise in sea levels. Sea level rises because of global warming in several ways. Glaciers start melting and melted ice discharges or goes into the ocean from the ice caps of Antarctica and Greenland. Many major cities of the world are facing the problem of fresh water, like Miami in Florida, Shanghai in China, Calcutta in India, Dhaka means Dhaka in Bangladesh, Hanoi in Vietnam, and Karachi in Pakistan. These are located in low-lying river banks. Yes बेटा, in explanation in हिंदी, ये पहले तो स्ट्रेटेजिक जो हमारा थ्रेट था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, वो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन था उसका जो साइकिल था। अब ये जो सेकेंड थ्रेट है वो थ्रेट है यहाँ पर सी लेवल में जो राइज हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से वो जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज है, मतलब निचले एरियाज जो हैं समुद्र किनारे या वाटर बॉडीज के किनारे, उनको जो नुकसान होता है। अब बेटा सी लेवल बढ़ेगा या कोई भी वाटर बॉडी का लेवल बढ़ेगा तो वो किस ओर आएगा? वो तो किनारे की ओर ही तेजी से बढ़ेगा ना। और किनारे पे कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं या वहाँ जो भी लोग रहते हैं उनको नुकसान होगा। और अब ये नुकसान ऐसा सैकड़ों हजारों में नहीं है, लाखों लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लाखों लोग हैं, तो जिनमें कि यहाँ पर हमने अभी कुछ नाम भी देखे हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन काइंड के 1/3, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन काइंड का जो 1/3 है वो 60 किलोमीटर के एरिया में कोस्टल लाइन में, यानी समुद्री किनारों में या नदी तटों पे ये रहते हैं। अब इसमें से वहाँ से निकल के आने वाले, वहाँ से डिस्प्लेस होने वाले लोग कितने होंगे इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि ये थ्रेट बढ़ता गया तो वो जो किनारे में रहने वाले जितने लाखों करोड़ों कितने लोग हैं पता ही नहीं। वो रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, वो वहाँ से हटेंगे, और हटेंगे तो कहीं तो उनको शरण लेनी पड़ेगी ना, तो उनको वो क्या आंकड़ा होगा हम कह नहीं सकते। अब बेटा ये जो सी लेवल है वो कई तरह से बढ़ता है। पहला तो कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हायर एवरेज टेम्परेचर जो है, बढ़ता हुआ जो तापमान है, उससे क्या होता है कि ग्लेशियर्स मतलब हिमनद होते हैं, हिमनद यानी बर्फ की जो नदियाँ हैं वो पिघलने लगती हैं, और वो पिघल के कहाँ जाएंगी? जो अंटार्कटिका ग्रीनलैंड से जो आइस कैप हैं, हिमनद हैं, ये सब पिघलते हुए नीचे की ओर मतलब ऑब्वियसली वो ओशन में ही आएंगे। ओशन में आने से क्या होगा कि अब उनका वो लेवल जो है, सी लेवल, ओशन लेवल, वो सब बढ़ने लगेगा। कई ऐसे कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे कि मियामी है, आपके यहाँ पर बताया गया है शंघाई, हनोई, कराची, ये यहाँ के जितने भी देशों की सिटीज़ हैं, यही थ्रेट है, यही खतरा है
कि वहाँ सी लेवल बढ़ता जा रहा है और वहाँ के लो लाइंग एरियाज़ में रहने वाले लोगों पे ये खतरा मंडरा रहा है। सी लेवल राइज होने से उनके रहने का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी वो कभी भी वो पानी उनके घरों तक आ सकता है, वो पानी उनके शहरों तक आ सकता है और पूरे शहर के शहर डूब सकते हैं, फ्लड आउट हो सकते हैं। तो ये एक थ्रेट था। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि 4 पैरास जो मैंने टिक किए थे, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Now the remaining portion we shall continue in our next lecture. Till then, bye. Thank you.